जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, हम लोगों का आज जो टॉपिक है बल्कि एक नया चैप्टर है, जिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब मज़ीद इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक दो लेक्चर्स हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का रह गया, मैं भी वो साथ साथ करता रहूँगा। बाकी ओवरऑल वो तकरीबन जो है ना, हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो बाकी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि यार काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को साथ लिंक जो है ना उनके ज़रूर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बाकी स्कूल्स के जो बच्चे हैं, FG APS वगैरह, गरीजन, सारे स्कूल के बच्चों तक आप कोशिश करें, दोस्त हैं उनको ज़रूर आप सेंड करें। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एटम के बारे में बता देता हूँ। देखें, एटम फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एलिमेंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जी, ये एक एलिमेंट था गोल्ड। तो ये पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। अब गोल्ड है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, यानी दुनिया का कोई भी एलिमेंट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें एटम कहते हैं। एटम है ये भी। फिर मैंने ये बड़ी में आपको समझाया था, अब जैसे एक पार्टिकल है, ये भी एक एटम है, ठीक है। तो ये एटम किस तरह का, नॉर्मली ये छोटा सा पार्टिकल है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम इसे मूव करके देखें तो एटम के दरमियान में सबसे पहले जो न्यूक्लियस आएगा, जिसके ऊपर प्रोटॉन होंगे ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में न्यूट्रॉन होंगे। और उसके बाद जी यहाँ पे नॉर्मली एक शेल होता है जिसका नाम होता है के, ठीक है। और उसके बाद एक और शेल होता है जिसका नाम होता है जी एल, और उसके बाद जी एक और शेल होता है जिसका नाम होता है एम, और फिर एक और शेल होता है जिसका नाम होता है जी एन। ये टोटल किसी भी एटम के 4 शेल होते हैं, के, एल, एम और एन। ये भी शेल है, शेल है, शेल है और शेल है, ठीक होगा। ये आमतौर पे एक स्ट्रक्चर अभी जो मॉडल, मतलब अब जो चल रहा है ना करंटली एटम का, ये मॉडल है। लेकिन शुरू में एटम इस तरह का नहीं था। आज हम इंशाल्लाह रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गर्दिश करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। बस उसने इसके अलावा कोई बात नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन किसी मदार में गर्दिश करते हैं, कहाँ गर्दिश करते हैं, कुछ भी नहीं था हमें बताया, ठीक है। उसने सिर्फ ये कहा था कि एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, बाकी सारा हिस्सा एटम का खाली होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। कोई मदार, किसी ऑर्बिट के बारे में, जैसा कि ये स्टोरी है, ये नहीं थी बताई, ठीक है। नॉर्मली आजकल एटम का ये स्ट्रक्चर माना जाता है, लेकिन ये हम लोग अब इंशाल्लाह रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने ये कहा था, इसकी थ्योरी ने कहा था कि एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर कोई शेल नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। इतनी सी उसने बात की थी। अब मज़ीद हम लोग अपना जो इसके अंदर पहला लॉन्ग है, जो कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, इसके बारे में हम लोग जी इंशाल्लाह अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपने बड़े ध्यान से पूरा लेक्चर जो है ना, स्टार्ट से एंड तक आपने सारा जो है ना अच्छे से देखना, फिर आपको समझ आएगी। देखिए, सबसे पहले उसने एक गोल्ड का एक पेज लिया रदरफोर्ड ने। अब वो जो गोल्ड का पेज था, जाहिर है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था, जिन्हें एटम कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को नीचे थोड़ा सा ना जूम करता हूँ, जैसे उन लोगों ने किया। अब मैंने क्या किया, इस पूरे गोल्ड के पेज को मैंने जूम कर लिया। अब अगर आप देखें, ये गोल्ड का पेज यहाँ पे जी जूम हो गया। ये वाला जो एटम था उसको भी मैंने थोड़ा बड़ा किया, ये एटम था इसको भी बड़ा कर लिया, ये एटम था इसको भी बड़ा कर लिया। इस तरह से ये सारे एटम्स को मैंने बड़ा कर लिया। अब इसके भी दरमियान में न्यूक्लियस था, इसके भी दरमियान में न्यूक्लियस था, इसके भी दरमियान में और इसके भी दरमियान में। ये भी एटम है, ये भी। ये मैंने, अगर आप गौर करें तो सिर्फ इन चारों एटमों को मैंने यहाँ पे जूम किया। अब ये एक गोल्ड का पेज है जो कि आमतौर पे एटम से मिलके बनता है। ये भी एटम है, लाखों एटम से मिलके बनता है। मैंने सिर्फ 2-4 आपको समझाने के लिए फ़र्ज़ किए, जैसा कि आपकी बुक वालों ने कहा। अब देखें, ये एटम के दरमियान में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव होता है। ये आपने याद रखना है कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरी तरफ इसने क्या किया जी, एक हीलियम एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, He से हम लोग उसको जाहिर करते हैं, हीलियम। उसने ये एलिमेंट ले लिया। हीलियम का दूसरा नाम है अल्फ़ा पार्टिकल। हीलियम का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग कहते हैं जी अल्फ़ा पार्टिकल। हीलियम को हीलियम भी कहते हैं और अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं। ये जो हीलियम होता है इसके ऊपर डबल प्लस चार्ज होता है, यानी जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसके ऊपर डबल प्लस चार्ज होता है। ये बात फिर आपको समझा दूं कि हीलियम का दूसरा नाम अल्फ़ा पार्टिकल है और ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर 2 प्लस के चार्ज होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि उसने क्या किया, जो ही अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ पे सामने रखा और अल्फ़ा पार्टिकल की बरसात करनी शुरू कर दी, यानी बमबारी शुरू कर दी, बम्बारमेंट शुरू कर दी अल्फ़ा पार्टिकल्स की इस गोल्ड के पेज के ऊपर।
तो जो चीज़ उसने देखी, नोट की रदरफोर्ड ने, उसने कहा कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधा गुजर गए। जैसा कि ये देखें, यहाँ से सीधा गुजर गया, यहाँ से भी ये नॉर्मली सीधा गुजर गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी ये सीधा गुजर गए हैं, सीधा गुजर गए हैं, ठीक है। ये एक बात। दूसरी बात उसने ये की कि कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल थे जो न्यूक्लियस से टकराए और टकराने के बाद वो वापस आ गए। फिर तीसरी बात उसने ये की कि कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजर रहे थे। जब वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजरे तो न्यूक्लियस के ऊपर प्लस का चार्ज था, और ये जो पार्टिकल्स थे इनके ऊपर भी कौन सा चार्ज था? प्लस का। यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है ना, ये प्लस से मिलके बनते हैं, इनके ऊपर जो चार्ज होता है डबल प्लस होता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो गुजर रहे थे, न्यूक्लियस के पास थे, तो न्यूक्लियस ने क्या किया? इन पार्टिकल्स को नीचे की तरफ बेंड कर दिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। तो दुनिया की हर पॉजिटिव चीज़ को रिपेल करती है। यानी अगर दो एक जैसे चार्ज हो ना, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये क्या होगा? नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, झुक जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है। वो कहता है कि यहाँ पे जब ये झुके हैं ना, ये पार्टिकल नीचे की तरफ झुके हैं, तो इनका जो जाविया था ना, यहाँ जो जाविया बना है ये वाला, वो 90 नहीं था, 90 से ज़्यादा था। देखें, अगर पार्टिकल यहाँ झुकता ना बिल्कुल ऐसे सीधा, तो यहाँ पे जाविया बनता 90 का, यानी यहाँ से आ रहा है एकदम यहाँ झुक जाता, ठीक है, तो बनता जाविया, यानी एंगल जो है वो 90 का बनता है। कहता है ऐसा नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? जो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल गुजर रहे थे, न्यूक्लियस ने उनको धक्का लगाया नीचे की तरफ, और वो बिल्कुल यहाँ नीचे नहीं, एकदम से नहीं झुके, बल्कि अगर यहाँ झुकते तो 90 का जाविया बनता है। अब वो थोड़ा सा कहता है 90 से जाविया बड़ा है, अगर यहाँ होता तो 90 होता है, तो अब ये जाविया 90 से बड़ा है। तो यहाँ पे उसने कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे देने की कोशिश की है। मेन समरी इसकी एक ही है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल एटम के अंदर से सीधा गुजर गए। इससे एक चीज़ हम लोगों को पता चलती है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है। देखें, ये भी खाली था, ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर पार्टिकल एटम के अंदर से सीधा गुजर गए, एक चीज़। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो एटम के न्यूक्लियस से टकराए और टकराने के बाद वो वापस की तरफ मुड़ गए। इससे एक चीज़ तो बड़ी हम लोगों को समझ आती है कि यार अगर वो न्यूक्लियस से टकराएं और टकराने के बाद वापस आ गए, इसका मतलब है न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा सख्त होता है। इसी वजह से जाहिर है पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराए और टकराने के बाद वापस आ गए। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूं, बल्कि मैं तो नहीं बोलूँगा, कोई आपके बोले यार ज़ोर से ना जाके सामने दीवार है उससे टकराओ, तो जाहिर है दीवार तो नहीं गिरेगी, टकराने के बाद आप ही वापस आओगे, और अकेले नहीं आओगे बल्कि दो बंदे आपको उठा के लेके आएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह ही था। ये अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराए, टकराने के बाद वापस आए। इससे पता चलता है कि जो है न्यूक्लियस बड़ा ज़्यादा सख्त होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम लोगों को ये पता चला बस थोड़े से ही ऐसे पार्टिकल्स थे जो टकराने के बाद वापस आए। इसका मतलब है न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है, यानी देखें ना, बड़ा छोटा सा साइज़ था, तो जाहिर है इसलिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स टकराए वो भी थोड़े से ही होंगे। इसका मतलब है एटम का साइज़ बहुत बड़ा, जबकि न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा छोटा सा था, तो थोड़े से पार्टिकल ही टकराएंगे, ज़्यादा सीधे गुजर जाएंगे। तीसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखी कि यार जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं जब एटम के न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हैं, तो ज़ाहिर है न्यूक्लियस के भी पॉजिटिव चार्ज होता है और इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इन जो पार्टिकल चार्ज हैं जिन्हें हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को नीचे की तरफ झुका देगा, यानी नीचे की तरफ वो बेंड कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन नीचे की तरफ जब वो बेंड करेगा, झुकाएगा, तो एंगल 90 का नहीं बनेगा बल्कि 90 से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इधर झुकते तो फिर 90 का बनता, अब वो इधर नहीं झुक रहे बल्कि थोड़ा सा आगे जाके झुक रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 का है, 90 का नहीं है बल्कि 90 से सॉरी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन कॉन्सेप्ट्स उसने यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ से रीडिंग करवाता हूँ कि क्या करना है और क्या यहाँ से छोड़ना है। देखिए जी, सबसे पहले रदरफोर्ड बम्बार्ड अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल अबाउट 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस विद अल्फ़ा पार्टिकल। इस लाइन में उसने आपको ये बताया कि रदरफोर्ड ने बम्बारमेंट की, बमबारी की, किसके ऊपर की थी, बड़ा बारीक सा गोल्ड का उसने एक पेज लिया और उसकी जो मोटाई थी वो इतने सेंटीमीटर थी, और उसके ऊपर किस चीज़ की बम्बारमेंट की थी, अल्फ़ा पार्टिकल की। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक पेज था बड़ा बारीक सा, और इसके ऊपर जो बम्बारमेंट की वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की ये देखें, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारी की इस पेज के ऊपर।
यहाँ से ये लाइनें नहीं आपने दोनों करनी। उसके बाद यहाँ से मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉयल। इस बात का मतलब है कि ज़्यादातर पार्टिकल जो है ना सीधा गुजर गए थ्रू द फॉयल उस पेज में से। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल इस पेज के अंदर से सीधा गुजर गए। इस पेज का मतलब एटम्स के अंदर से सीधा गुजर गए, ये वो बता रहा है। फिर वो कह रहा है ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्ट। कहता बड़े थोड़े से ऐसे पार्टिकल्स थे जो नीचे की तरफ स्लाइटली थोड़ा सा ना डिफ्लेक्ट हो गए, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि जैसे यहाँ इसके पास से गुजरे तो नीचे की तरफ वो भी डिफ्लेक्ट हो गए, इस तरह हर बट। उसके बाद फिर वो आपको बता रहा है बट इन वन मिलियन वाज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 फ्राम देयर स्ट्रेट पाथ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पे करके गया। उसने कहा है जो पार्टिकल्स निकले थे ना डब्बे के अंदर से वो 1 मिलियन थे, यानी 10 लाख थे, ठीक है। बट वन, लेकिन 10 लाख में से सिर्फ एक ऐसा था जो झुका, डिफ्लेक्ट का मतलब झुक गया, थ्रू एन एंगल। कौन से एंगल से? ग्रेटर देन 90, यानी कि वो ये कह रहा है कि सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल था, ठीक है, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख से तकरीबन एक ऐसा पार्टिकल, 10 लाख टोटल थे, उनमें से एक ऐसा पार्टिकल था जो नीचे की तरफ झुका, लेकिन एंगल जो था वो 90 से ज़्यादा था। बाकी तकरीबन सीधे ही गुजर गए। यहाँ पे वो आपको बताने की कोशिश भी कर रहा है कि यहाँ से जब पार्टिकल्स चले तो पार्टिकल्स के चलने के बाद ज़्यादातर तो सीधा गुजर गए, सिर्फ एक ऐसा था जो नीचे की तरफ झुक गया और उसका एंगल 90 से ज़्यादा था, जो कि मैं सारी बातें आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप कर लें। इसके बाद वो कह रहा है रदरफोर्ड परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए यूजिंग थिन फॉयल ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। उसने कहा कि डिफरेंट उसने एलिमेंट्स की बरसात की और साथ गोल्ड के पेज वगैरह, ये आप ना भी करें, बस यहाँ तक जो है ना आप यहाँ तक कर लें तब भी ठीक है, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। अब थोड़ा कंक्लूजन क्या है, नताइज क्या निकले हैं वो उसके बारे में बता रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आपसे पूछता है कि रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स बता दें, आपने तीनों पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहली बात उसने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू दी फॉयल, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना उस गोल्ड के पेज में से अनडिफ्लेक्टेड, यानी पास का मतलब गुजर गए अनडिफ्लेक्टेड, बगैर किसी झुकाव के। जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधा गुजरे हैं बगैर किसी झुकाव के, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी, क्योंकि ज़्यादातर सीधा गुजर गए, इसका मतलब है एक चीज़ तो हम लोगों को पता चल गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, जो ज़्यादातर जगह है ना किसी भी एटम की, मस्ट बी एम्प्टी, वो आमतौर पे खाली होनी चाहिए और खाली होती भी है। उसने कहा कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है, इसी वजह से ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर गए। फिर उसने ये कहा द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90 शो that these particles are deflected by electrostatic repulsion between the positive charge alpha particle and the positive charge part of atom। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ एटम, आप इसको कटिंग करके इसकी जगह पे आप यहाँ पे लिख लें न्यूक्लियस, ठीक है जी। न्यूक्लियस का मतलब भी यही होता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, यानी इतनी जगह को कटिंग करके आप इसकी जगह पे न्यूक्लियस लिख लें तो बेस्ट होगा। यहाँ पे उसने ये कहा है द डिफ्लेक्शन, यानी जो झुकाव है, ऑफ अ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स, यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थोड़े से ऐसे थे जो नीचे की तरफ झुके थे और वो एंगल उनका जो है ना 90 से ज़्यादा था, वो ये बात कर रहा है। इस बात की गवाही दे रहा है कि दीज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्ट, कहता है ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिफ्लेक्ट हुए हैं। क्यों डिफ्लेक्ट हुए हैं? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, क्योंकि इनके दरमियान रिपल्शन हुई है। अब रिपल्शन कहाँ हुई है? न्यूक्लियस के दरमियान और इन पार्टिकल्स के दरमियान, यानी न्यूक्लियस ने इन पार्टिकल्स को रिपेल किया है, तो इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स पैदा हुई है जिसको रिपल्शन फोर्स कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के दरमियान में और अल्फ़ा पार्टिकल्स के दरमियान में हुई है। इसी वजह से न्यूक्लियस ने अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिपेल किया, नीचे की तरफ धक्का दिया है, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स पैदा हुई है उसे रिपल्शन फोर्स कहते हैं। यही वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे डिफ्लेक्ट इस वजह से हुए हैं कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्योंकि उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुई है। अब वो बता रहा है कि किस किस के दरमियान हुई है। एक तो पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स, यानी वो अल्फ़ा पार्टिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक वो हो गए, एंड द न्यूक्लियस, और दूसरा न्यूक्लियस। वही बात जो सिंपली वर्ड में आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियस के दरमियान में और अल्फ़ा पार्टिकल्स के दरमियान में, यहाँ पे यानी इस जगह पे जो फोर्स पैदा हुई है उसे हम लोग रिपल्शन फोर्स कहते हैं, जो इन दोनों के दरमियान में पैदा हुई है, जिसने क्या किया है, इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया, झुका दिया। दूसरे पॉइंट का मतलब ये था, आई होप आपको समझ आ गया। तीसरा पॉइंट ये है कि मैसिव अल्फ़ा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन,
कहता वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जिनका मास ज़्यादा था, मैसिव का मतलब जो ज़्यादा हो, आर नॉट डिफ्लेक्टेड, वो नीचे की तरफ नहीं झुके बल्कि वो सीधा गुजर गए। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि रदरफोर्ड की कंक्लूजन्स लिखें तो आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं, बड़े ईजी हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत डेफिनेशंस है उसके बारे में जो है ना, ठीक है, यहाँ से कर लें जी, ठीक है। एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, यानी इसने ये कहा था रदरफोर्ड ने कि एटम जो होता है ना आमतौर पे एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता ना प्लस ना माइनस। द मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज रीजन, ही नेम्ड दिस रीजन एज न्यूक्लियस। कहता जो मास होता है ना किसी भी एटम का, वो सारे का सारा एटम के दरमियान में एक छोटा सा डेंस हिस्सा होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सारे का सारा एटम का मास वहाँ पे मौजूद होता है और हम लोग उस हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन भी हो सकती है। अगर आपसे वो पूछता है कि न्यूक्लियस क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि एटम का सारा मास जो होता है, ठीक है, वो एटम के दरमियान में एक छोटे से पार्टिकल्स के ऊपर होता है, ठीक है, छोटे से हिस्से के ऊपर होता है और उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। यानी यहाँ पे वो ये बता रहा है कि ये अगर एक पूरा एटम है तो इसका मास यहाँ नहीं होगा बल्कि यहाँ दरमियान में होगा, सेंटर में, और दरमियान वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं जी न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताने की, ये न्यूक्लियस की कोशिश यानी कि डेफिनेशन है, यही मैं आपको कोशिश कर रहा था समझाने की। उसके बाद फिर वो ये कह रहा था इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कल्स, दीज सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। कहता आम तौर पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो हमेशा रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और उन सर्कल यानी एक सर्कल्स में कुछ दायरों में जो है ना गर्दिश करते हैं। लेकिन इसने यहाँ पे दायरों का नाम नहीं दिया, इसने यानी ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो यहाँ गर्दिश करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, इन ऑर्बिट्स में ही गर्दिश करेंगे। लेकिन ऑर्बिट्स का कोई नाम नहीं था दिया इसने कि KLM या कोई इस तरह का कोई ऑर्बिट, बस इसने ये कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऑर्बिट हैं और उनके गिर्द ही जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। कौन से ऑर्बिट हैं, कितने ऑर्बिट हैं, उनके क्या नाम है, इसके बारे में उसने कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं थी की। ठीक है जी, अगर आपसे ऑर्बिट के बारे में डेफिनेशन पूछता है तो आप यहाँ पे ये जी ऑर्बिट की डेफिनेशन भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे उसने यही बात की हुई है कि सेंट्रीपिटल एक फोर्स है, ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक आप कर लें एक्सप्लेनेशन के अंदर। यहाँ पे दो डेफिनेशंस भी थी, मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके मॉडल को ना फिर भी रिजेक्ट कर दिया था। इसके मॉडल में थोड़े से फॉल्ट्स थे। यहाँ पे आपके जो है ना बुक के अंदर दो उसने फॉल्ट्स दिए हुए, डिफेक्ट्स दिए हुए, उसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह ताला जी पढ़ लेते हैं। पहला डिफेक्ट क्या था? क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक एक चीज़ तो हम लोगों को उन्होंने ये बताई कि जो है ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आमतौर पे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यही उन्होंने बताया था कि वो चार्ज पार्टिकल है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल है विल इमिट, वो खारिज करता है एनर्जी कॉन्टिन्यू, हमेशा मुसलसल, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। वाइल का मतलब होता है दौरान, कि जब न्यूक्लियस के गिर्द कोई इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा होता है तो वो आमतौर पे एनर्जी जो है ना इमिट करता है। इमिट का मतलब होता है खारिज करता है। यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल ये अब एटम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द, तो कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये मुसलसल रोशनी यहाँ पे या एनर्जी यहाँ पे खारिज करेगा। यहाँ पे वही आपको बताना चाह रहा है क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। सो ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर अनटिल इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। यानी उसके मुताबिक क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ये था कि ये ऑर्बिट है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है आमतौर पे। तो कहता आमतौर पे होता क्या है, इसने कहा था, जो कि गलत बात थी, इसने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गर्दिश करता हुआ आता है और घूमता रहता है न्यूक्लियस के गिर्द, और एक टाइम आता है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाता है। जबकि ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है और वो घूमता फिरता आके जनाब वहाँ पे गिर जाए। तो इसकी ये थ्योरी फिर गलत साबित हो गई थी। इस पॉइंट में वो आपको ये कह रहा है कि जो ऑर्बिट होता है ना रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। यहाँ पे देखें ये ऑर्बिट था, पहले इतना बड़ा था, फिर छोटा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वो छोटे से छोटा, स्मॉलर से स्मॉलर हो गया, अनटिल यहाँ तक के न्यूक्लियस इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इतना छोटा हो जाता है वो ऑर्बिट कि इलेक्ट्रॉन आके उसके अंदर न्यूक्लियस में गिर जाता है। गलत थ्योरी थी। वो कहता है ये तो बिल्कुल थ्योरी के ख़िलाफ़ था ना ये बात। दूसरी बात ये थी, इफ़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यू इट शुड फॉर्म अ कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम बट अ लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। इस बात का मतलब ये कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन और वो रिवॉल्व कर रहा है, जब जो घूमेगा तो जाहिर है एनर्जी तो खारिज करेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यू मुसलसल। इट शुड फॉर्म अ कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम
बट अ लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्टेन्ड। कहता है इसने ये कहा था कि आमतौर पे जब कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा यानी घूमेगा तो उसमें से मुसलसल एनर्जी खारिज होनी चाहिए, मुसलसल इसमें से एनर्जी निकलनी चाहिए। तो आमतौर पे वो कहता है मुसलसल एनर्जी नहीं निकलती बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम में निकलती है, यानी थोड़ा सा चला फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा चला फिर रुक गया, आमतौर पे इस तरह से होता है। तो लिहाजा इसकी ये वाली थ्योरी भी गलत साबित होगी। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कहता है आमतौर पे एनर्जी खारिज करता है कॉन्टीन्यू, इट शुड फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। तो यही वो कह रहा है कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, इसने ये कहा था कि मुसलसल रोशनी निकलनी चाहिए, मुसलसल एनर्जी निकलते रहना चाहिए, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं था एटम के अंदर। आमतौर पे वो कह रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रम इस ऑब्टेन्ड होती थी, यानी कि लाइंस की शक्ल में रोशनी निकलती थी। मतलब अगर एटम ऐसे चल रहा है तो बिल्कुल थोड़ा फिर चला है, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी लाइन, फिर यहाँ पे, इस तरह से ये सीन था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। बड़ी ज़्यादती होगी अगर भी आप लोग जो है ना अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, अपने दोस्तों का लिंक शेयर ना करें, पूरी यूट्यूब आप छान मारें, आपको किसी बंदे ने इस तरह से नहीं पढ़ाना, ठीक है ना। क्लास टीचर्स ने आपको इस तरह से काम करवाना है, ना आपको एक एक लफ्ज़ एक एक लाइन यहाँ पे रीड करवानी, किसी ने भी नहीं करवानी, ठीक है। तो यार आप लोगों से जो है ना हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार चैनल को ज़रूर प्रमोट करें। बहुत सा लाखों स्टूडेंट है फेडरल बोर्ड का, ठीक है, जो बेचारे केमिस्ट्री के अंदर फेल हो जाते हैं, उनकी सप्लियाँ आती हैं। तो यार अभी मैंने इसी वजह से ना ये चैनल शुरू किया है कि आप लोग मेरा साथ दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताओ, आपको स्वाब होगा यार, सदका जारी है, मरने के बाद भी हम लोगों को स्वाब होगा, क्योंकि इल्म तो इल्म है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो मेरे पास ये नॉलेज था, मैं इसलिए अगर डिलीवर करना चाह रहा हूँ। तो ये आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है, लाजमी ये कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।